इंटरनेट पे आजकल कुछ एनिमल्स की और ह्यूमंस की ऐसी फोटो सर्कुलेट हो रही हैं जो एक्सट्रीमली मस्कुलर हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको एक काऊ या बुल की फोटो दिखा रहा हूं। आप देखिए कितने फिनोमिनली मस्कुलर एनिमल है। कोई भी इस टाइप का एनिमल या कोई भी काऊ या बुल आपको कभी भी इतनी मस्कुलर नहीं मिलेगी। तो ये कैसे हुआ? अब ऑफकोर्स जब क्वेश्चन करा गया तो काफी सारे यंगस्टर्स को एक नाम पता लगा, वो था मियोस्टेटिन। और जैसे ही ये नाम फेमस होने लगा तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनीज ने बिना सोचे समझे, जैसे वो हर बार करती है, सप्लीमेंट भी बनाने शुरू कर दिए। और आज के डेट में इन सप्लीमेंट्स के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मियोस्टेटिन होता क्या है? और क्या जैसे कंपनीज क्लेम करती है कि भाई ये सप्लीमेंट अगर आप खा लोगे तो इससे जो आपका मियोस्टेटिन है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे, क्या ये पॉसिबल है? आइए देखते हैं। मियोस्टेटिन, जिसको हम GDF8 या ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर 8 या फिर हरकुलिस जीन के नाम से भी जानते हैं, यह आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है जो आपकी मसल मास को कंट्रोल करता है, उसको इंक्रीज होने से रोकता है। मल्टीपल एनिमल स्पीशीज में डिकेड्स की रिसर्च के बाद यह पता लगा कि जिन एनिमल्स के अंदर ये जो मियोस्टेटिन जीन है, अगर किसी रीजन से इसकी कमी है तो उनकी बॉडी में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी यानी उनकी मसल फाइबर का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, और हाइपरप्लेजिया यानी नंबर ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। और दोनों के केस में क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं वो इंक्रीज होने लगेंगी, साइज बढ़ने लगेगा। देखिए, जब भी कोई एनिमल्स पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो मियोस्टेटिन जीन है उसी समय से वो उनकी मसल की ओवर डेवलपमेंट को रोकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और बिकॉज जो मियोस्टेटिन प्रोटीन है या जीन है, ये आपकी बॉडी में मसल इंक्रीज को इनहिबिट करता है, कम करता है, स्टॉप करता है। तो अगर किसी तरीके से हम इस मियोस्टेटिन जीन की एक्टिविटी को बॉडी में रिड्यूस कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब है बहुत सारे वो डिजीजेस जिनके अंदर मसल वेस्टिंग बहुत कॉमनली देखी जाती है, जहां पे कोई इंडिविजुअल बेड रिडन है, फॉर एग्जांपल कैंसर इश्यूज हुए, HIV हुआ, कोई मेजर बर्न इंजरीज हुई, ट्रॉमा एक्सीडेंट्स हुए, वहां पर अगर हम कोई ऐसी चीज कर पाए जहां से उनका मियोस्टेटिन जीन जो है वो कम एक्ट करे तो ऑटोमेटिकली उनका मसल मास इंक्रीज होने लगेगा और वो मसल लॉस से सफर नहीं करेंगे। वैसे मियोस्टेटिन सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्केलेटल मसल प्रोटीन है, लेकिन इसकी एक्टिविटी ब्लड, हार्ट, लंग्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू में भी पाई जाती है। और करंट स्टडीज में देखा गया है कि मियोस्टेटिन सिर्फ आपके मसल मास को ही रेगुलेट नहीं करता, आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को, एडिपोसिटी को और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। लेकिन मियोस्टेटिन आया कहां से, सडनली इतना फेमस कैसे हो गया? देखिए, पिछले काफी सेंचुरीज से ना कुछ तरह के एनिमल्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, और ये जो एनिमल्स है इन्होंने साइंटिस्ट को बहुत फैसिनेट करा। ये वो एनिमल्स थे जिन्होंने बर्थ से ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मस्कुलैरिटी दिखाई। इन एनिमल्स को कहते हैं डबल मसल्ड एनिमल्स। अब ऑफ कोर्स ही बात है, जब मियोस्टेटिन के बारे में नहीं पता था और अगर आप किसी ऐसे एनिमल को देखें जो ह्यूजली मस्कुलर है तो आप उसे देख के फैसिनेट तो होंगे, और अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो फैसिनेशन और बढ़ेगी कि भैया हो क्यों रहा है। अब इसमें एक और प्लस पॉइंट था, भाई अगर कोई भी एनिमल डबल मसल्ड, उसमें इतना मसल मास है तो मीट इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बात है, क्योंकि मीट इंडस्ट्री को क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मीट, और जितना फैट परसेंटेज कम होगा उसमें उतना बेटर। ऑल्सो स्टडीज में देखा गया कि ये जो डबल मसल्ड एनिमल हैं इनका सिर्फ मसल मीट ही ज्यादा नहीं था, इनमें फैट परसेंटेज भी बहुत कम थी, और जो फैट टाइप इनमें पाया जाता था वो जनरली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था। यानी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी मीट पॉसिबल है वो इनके अंदर मिल रहा था। जब इन एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज नहीं हुई थी, बल्कि हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा थी, मसल का साइज नॉर्मल से बहुत ज्यादा था। देखिए, हम सब जानते हैं कि नेचर ने ना हमें एक बैलेंस में रखा होता है। जब भी ऐसी कोई वियर्ड सी चीज किसी के साथ होती है, किसी स्पीशीज के साथ होती है ना, तो एक पार्ट हमें सही लगता है लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। स्टडीज में यह भी देखा गया कि यही जो डबल मसल्ड एनिमल्स थे, इनमें एक तरफ तो फैट कम था, मसल मास ज्यादा था, ऑन द अदर हैंड ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल थे, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस वगैरह से ये बहुत ज्यादा सफर करते थे। ऑल्सो ये जो पर्टिकुलर एनिमल्स थे ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते थे, क्योंकि जिस टाइप का मसल फाइबर इनमें मेजरली पाया जाता था वो था फास्ट ट्विच मसल फाइबर। यानी जो स्प्रिंटर्स वगैरह में जो 100 मीटर्स 200 मीटर स्प्रिंटर्स होते हैं
उनमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो है वो डोमिनेट करते हैं। बॉडी बिल्डर्स में, पावर लिफ्टर्स में, वेट लिफ्टर्स में ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइबर डोमिनेट करता है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर एथलीट्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। ये जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो बहुत छोटी कुछ सेकंड्स के लिए ही हो पाती। अगर इनको आप लंबे डिस्टेंस तक पुश करेंगे तो ये फटीग हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम इन एनिमल्स के साथ देखी जाती थी। और मियोस्टेटिन जीन को सबसे पहले रिवील करा था 1997 की एक स्टडी में जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएस में हुई थी। वहां पर रिसर्चर्स ने मियोस्टेटिन जीन के बारे में बताया कि किस तरह ये आपके मसल मास का नेगेटिव रेगुलेटर है। ह्यूमंस के अंदर जो फर्स्ट केस प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करा गया था वो था 2004 की एक स्टडी में, जहां पर एक जर्मन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ मस्कुलैरिटी पाई गई उसकी आर्म्स और लेग्स में। और जब ये बच्चा ऑलमोस्ट 6 साल का हुआ तो देखा गया कि इसके अंदर जो मसल हाइपरट्रॉफी है, मसल साइज है, मस्कुलैरिटी है, वो नॉर्मल बच्चों से 2.5 गुना ज्यादा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मियोस्टेटिन को कंट्रोल करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में काफी जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कंट्रोल होता है। उसके अलावा एज एक मेजर फैक्टर है जो मियोस्टेटिन को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका जो मियोस्टेटिन जो है वो इंक्रीज होने लगता है बॉडी में, उससे आपका जो मसल मास है वो कम होने लगता है। ऑल्सो एक्सरसाइज जो है वो आपके मियोस्टेटिन को कंट्रोल करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए वो फैक्टर्स जो एक्चुअली में आपके हाथ में है ना, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर आता है एक्सरसाइज, जिसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली हेवियर प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो आपके मियोस्टेटिन जीन को सबसे स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हैवी करेंगे, इंटेंस करेंगे, उतना ज्यादा जो आपका मियोस्टेटिन जीन है वो कम एक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड स्टडीज में यह भी दिखाया गया कि मियोस्टेटिन लेवल्स जो ओबीस इंडिविजुअल्स हैं, सेडेंटरी इंडिविजुअल्स हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज वगैरह से सफर कर रहे हैं, उनमें हमेशा इंक्रीज देखा गया। मियोस्टेटिन के बारे में बेसिक समझने के बाद जो नेक्स्ट ऑफ कोर्स का क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मियोस्टेटिन इतना इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है हमारे मसल मास का, तो ऑफ कोर्स अगर किसी भी तरीके से हम इस पर्टिकुलर जीन को अपनी बॉडी में कंट्रोल कर पाए, इनहिबिट कर पाए, रोक पाए, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मसल मास है वो इंक्रीज होने लगेगा। और अगर आपका मसल मास इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्पोर्ट्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको तो जबरदस्त इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट यहीं पर प्रॉब्लम आती है जीन डोपिंग की। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन ने मल्टीपल तरह की जो फॉर्म ऑफ डोपिंग है वो ऑलरेडी बैन करी हुई है, जिसमें आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स वगैरह आते हैं, या साम्स या पेप्टाइड्स या कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपकी परफॉर्मेंस को अननेचुरल तरीके से बूस्ट करने में हेल्प करती है, वो सारा का सारा एंटी डोपिंग में आ जाता है। और उसमें ब्लड डोपिंग भी आती है जो एंड्योरेंस एथलीट्स यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी आते हैं जो आपकी फोकस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर लोअर करते हैं, जो आपके आर्चर्स, चेस प्लेयर्स वगैरह होते हैं, बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, उनमें यूज होता है। इसके अलावा जीन डोपिंग, जहां पे आप अपने जेनेटिक्स को इस तरह मैनिपुलेट कर पाए कि आपके अंदर अननेचुरल इंक्रीज ऑफ परफॉर्मेंस आए किसी भी तरीके से, वो भी बैंड है। इसलिए मियोस्टेटिन इनहिबिशन ऑफिशियली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन के अंडर बैंड लिस्ट में आता है। अब इसका मतलब तो यह होगा कि कोई तो तरीका होगा इस पर्टिकुलर जीन को इनहिबिट करने का। द आंसर इज अभी तक ऐसा कोई भी तरीका सामने नहीं आया है। एक आध ड्रग के ऊपर अभी मेडिकल रिसर्च चल रही है, लेकिन वो भी अभी बिल्कुल मिडिल स्टेजेस में है, उस पर भी कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जितने भी मियोस्टेटिन इनहिबिटिंग सप्लीमेंट्स मार्केट में मिल रहे हैं, क्या ये काम करते हैं? देखिए, आप खुद सोच के देखिए, हम यहां बात कर रहे हैं जीन डोपिंग की, यानी इतना पावरफुल प्रोसेस जो आपके जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर दे, जिसका आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है ऑफिशियली, और जो ड्रग के ऊपर रिसर्च चल रही है मेडिकली, वो भी अभी बीच के स्टेजेस में। तो आपको यह लगता है कि सप्लीमेंट कंपनियों ने कोई ऐसी चीज निकाल दी होगी जो सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, हार्मोन सबसे ऊपर उठ के एक डब्बे में आपको कैप्सूल के फॉर्म में दे देंगे, ये लो खा लो जी, तुम उस गाय की तरह हो जाओगे जैसे वो मस्कुलर थी? आपको लगता है ऐसा? अब इसमें हम एक मिडिल पाथ देखते हैं, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनमें रिसर्च बहुत स्ट्रांग आई है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्त इफेक्ट आपको दे। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर लाइन में थोड़े इफेक्टिव भी प्रूव हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है क्रेटिन। स्टडी में देखा गया कि क्रेटिन सप्लीमेंटेशन को अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करें, और हमने ऑलरेडी देखा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके मियोस्टेटिन जीन को इनहिबिट करने में बहुत हेल्पफुल है, तो दोनों के दोनों और इफेक्टिव प्रूव होते हैं अगर हम उन्हें साथ में करते हैं। यानी क्रेटिन अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ ले रहे हैं तो मियोस्टेटिन जीन को आप और नेगेटिवली इनहिबिट कर सकते हैं। एक और कंपाउंड है जो आजकल थोड़ा सा नोन हो रहा है, उसका नाम है एपिकैटेचिन। एपिकैटेचिन एक फ्लेवोनॉल है जो आपके ग्रीन टी में या कोको वगैरह में जो चॉकलेट जिससे बनती है उसमें नेचुरली पाया जाता है।
और एपिकैटेजन की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है बहुत स्ट्रांग होती है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह आई कि एक पर्टिकुलर स्टडी में तो देखा गया कि भाई एपिकैटेजन अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ लिया जाता है वो इफेक्टिव है। ऑन द अदर हैंड दूसरी स्टडी में देखा गया कि ऐसा कोई भी स्पेशल इफेक्ट एपिकैटेजन से आपके मसल मास पे नहीं आया। अब ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं आपके मियोस्टेटिन इनहिबिशन की, तो अभी एपिकैटेजन कुछ नहीं करेगा, इतना तो उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, बिकॉज़ इट्स जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट। हाउएवर एपिकैटेजन अपने में इफेक्टिव सप्लीमेंट है क्योंकि वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। थर्ड सप्लीमेंट जो आता है वो स्पिरुलिना आता है। इस पे भी जो स्टडीज हैं वो बहुत मिक्स स्टडीज हैं, इतनी पावरफुल स्टडी कोई भी नहीं है। हाउएवर चाहे वो क्रेटिन हो, एपिकैटेजन हो, स्पिरुलिना हो, ये अपने अपने फॉर्म में मल्टीपल डिफरेंट चीजों के लिए यूज किए जाते हैं और इफेक्टिव भी हैं और हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम आता है वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट जो आपने आजकल देखे होंगे मार्केट में बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज बेच रही हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर सप्लीमेंट है ये आपके मियोस्टेटिन लेवल्स को रिड्यूस करेगा। अनफॉर्चुनेटली इन सप्लीमेंट्स के पीछे एक भी स्टडी, प्रूफ, कोई एविडेंस कुछ भी नहीं है। एक जो स्टडी अगर आपको कोई कंपनी दे भी रही है तो वो उन्होंने अपनी घर पे करा रखी है, वो कोई इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है या उस कंपाउंड के ऊपर कभी स्टडी नहीं करी गई, वो उन्होंने अपने सप्लीमेंट को लेके अपनी ही लैब में कराया, खुद ही फंड करी, खुद ही उसे प्रूव करा। और कई बार तो प्रूफ भी इतना मजाकिया होता है कि मुझे लगता है यार थोड़ी स्टडीज तो ऐसी करो ना कि दूसरे को ट्रस्ट भी हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एमएचपी जिसका सप्लीमेंट आता है मेयो T12। अब उन्होंने एक स्टडी करी अपने सप्लीमेंट पे जो अपने डब्बे के पीछे उन्होंने छापी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये सप्लीमेंट लेते ही 12 से 18 घंटे के अंदर आपका जो मियोस्टेटिन लेवल्स हैं वो 46% तक डिक्लाइन हो जाते हैं। और अगर आप इस रेट से हम ये सप्लीमेंट लेते हैं तो आप 2-3 हफ्ते में ही ओलंपिया स्टेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि फैट तो बचेगा नहीं और मसल मास आपका जबरदस्त, क्योंकि मियोस्टेटिन तो 46% डाउन हो गया। भाई कुछ दिन और हफ्ते लिए तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो आप सुपर मस्कुलर हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पागल है वो सारे डॉक्टर जो रिसर्च कर रहे हैं, पागल है मेडिकल फील्ड जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला, इनको मिल गया। तो देखिए ऐसे जो फ्रॉड सप्लीमेंट्स है ना बहुत मिल रहे हैं मार्केट में। मियोस्टेटिन को कोई भी सप्लीमेंट इनहिबिट नहीं कर सकता, दूर दूर तक कोई रिसर्च नहीं है किसी के ऊपर। जैसे हमने देखा बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो अपने में इफेक्टिव हैं, लेकिन उनका इफेक्ट मियोस्टेटिन पे कुछ भी मेजर नहीं है। उनका जो मेजर इफेक्ट है वो अपने इंडिविजुअल स्टडीज में, जैसे क्रेटिन हुआ, स्पिरुलिना हुआ, एपिकैटेजन हुआ, ये अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन मियोस्टेटिन को ये कुछ नहीं करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर मियोस्टेटिन इनहिबिशन कोई सप्लीमेंट कर पाएगा, सप्लीमेंट तो अभी तक कोई आया ही नहीं, ना अभी तक कोई प्रूव हुआ है और फ्यूचर में भी मुझे लगता नहीं कि कोई सप्लीमेंट करेगा, क्योंकि मियोस्टेटिन इनहिबिशन का मतलब है आप एक जीन को कंट्रोल कर रहे हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी का मसल मास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ मेडिकली पॉसिबल है और वो भी अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया। स्टडी सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, हाफ स्टेजेस में है एक ड्रग को लेके। तो आई होप मियोस्टेटिन के ऊपर जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ये आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं वो मैंने इससे रिलेटेड ब्लॉग में दी हुई हैं, उस ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मैंने सारी स्टडीज भी दी और यह भी बताया है कि मियोस्टेटिन एक्चुअली में काम करता कैसे है आपके मसल फाइबर है, मसल सेल्स के ऊपर। वो सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लॉग में है, तो डिटेल में उस ब्लॉग को आप स्टडी करिए। आफ्टर दिस वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन और इंक्रीज होगी। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।